हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। जैसा कि आप सबको पता है, आरकेजन सॉल्यूशन में हम लोगों ने पार्ट 2 कवर कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम लोग 61 टू 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो देखते हैं कि क्या है 61 टू 90 क्वेश्चंस बिना देर करते हुए। और जिसको भी 31 से लेकर 60 के बीच में या 1 टू 30 के बीच में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से ज़रूर पूछें आप सब लोग हमसे, और लोगों को सजेस्ट करें अपने इस आर्केजन सॉल्यूशन के बारे में। और पूरा का पूरा आर्केजन 377 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 61 टू 90 क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 61 टू 90 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। The moment of inertia of thin ring, external diameter d, internal diameter small d, about an axis perpendicular to the plane of the ring. तो रिंग थिन रिंग की अगर बात करी जाए तो थिन रिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो यही हमें समझ लेना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिन रिंग। थिन रिंग के बारे में बात करें तो जैसे कि सेक्शन विड्थ नहीं इस पर कंसीडर करी जा रही है, तो ये एज अ जैसे हॉलो सेक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह ये रिंग दिखेगी, थिन रिंग। इसका आउटर डायमीटर स्मॉल कैपिटल डी है और इनर डायमीटर जो है वो स्मॉल डी है। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो एक्सेस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज द जेड जेड एक्सेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड के अबाउट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर ये सर्कुलर सेक्शन होता, अगर ये कंप्लीट सर्कुलर सेक्शन होता तो जेड जेड के अबाउट फॉर्मूला होता पाई बाई 32। समझ में आ रहा है सब लोगों को। इसके अबाउट होता है पाई बाई 64 डी की पावर 4 जब आई एक्स एक्स की बात करते हैं। लेकिन जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आधा होता है, क्लियर, मतलब उसका सम होता है या दो गुना होता है, ठीक है ना। तो पाई बाई 32 डी की पावर, और ये फॉर्मूला होता है जब सॉलिड सर्कुलर सेक्शन होता है। हॉलो के लिए क्या करना है, जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय पाई बाई 32 आउटर का जो डायमीटर है डी की पावर 4 और इनर डायमीटर जो है, इनर डायमीटर जो है, ठीक है ना, उसकी पावर का 4 चढ़ा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इट इज रिलेटेड टू द जेड जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं चाहे तो, कैपिटल डी अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 बचेगा, अरे स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी का होल पावर 4 बचेगा, ठीक है। और स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी जो होता है वो के बराबर होता है। तो इट विल बी रिटन लाइक आई जेड जेड इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4। जैसे कि सिमिलर लाइक हॉलो शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट जब सोम में पढ़ोगे सब लोग तो वहां पर भी हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत रहेगी, लाइक हॉलो शाफ्ट। और जैसा कि सोम में हम सब लोग पढ़ेंगे हॉलो शाफ्ट, वहां पर इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज द केस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 62, इन द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क फॉलोइंग फोर्सेस इज नेग्लेक्टेड। तो एक्चुअली वर्चुअल वर्क समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि वर्चुअल वर्क एक्चुअली क्या होता है। ध्यान देना, वर्चुअल वर्क एक तरह का कॉन्सेप्ट है टू डिटरमाइन द अननोन forces when any structure, और या कह सकते हो पिन ज्वाइंटेड मेंबर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वर्चुअल वर्क बिल्कुल एक तरह का हम कह सकते हैं दैट इज द अल्टरनेटिव ऑफ यूजिंग सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। इनको यूज करने का एक अल्टरनेटिव है हमारा वर्चुअल वर्क। मतलब जब हमें ये चीज जब क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं रहती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, तो हम लोग जैसे इसका यूज फॉर सिंगल बॉडी के लिए करते हैं, फॉर सिंगल रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी। और इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं फॉर ट्रस, समझ गए ना सब लोग, या स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर या ट्रस टाइप के मेंबर है उन सब में वर्चुअल वर्क का यूज करते हैं। और जनरल किसी सिंपल बॉडी के लिए जो इक्विलिब्रियम है, ये वहां पर इसका यूज करते हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम अटेन्स एट स्पेशल पोजीशन या यूनिक पोजीशन, मतलब एक ही पोजीशन होगी वहां इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा बस। और यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम इज एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, मतलब अलग अलग पोजीशन पर इक्विलिब्रियम अलग अलग है, ठीक है ना। तो वहां पर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई सिग्मा एम जीरो लगाना आसान नहीं है, तो वहां पर हम लोगों को वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। और वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि जो इसका थ्योरम है या कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है प्रिंसिपल इसका कि नेट वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस इज will be equals to 0 for virtual displacement for given virtual displacement। तो किसी दिए हुए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो नेट वर्क डन आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरम, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे कोई पार्टिकल है और उस पर कोई बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, और हम इस पूरे पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, यहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं O पोजीशन से O डैश तक कुछ सर्टेन डिस्टेंस यूं, और ये पॉइंट सब्जेक्टेड है F1 F2 F3 फोर्स से। तो सभी फोर्स का इस O डैश तक जो दूरी होगा मल्टीप्लाई करके हम नेट वर्क डन निकालेंगे और वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और वहां से हम कुछ नॉन डाटा निकाल सकते हैं। बात यहाँ हम ऑल फोर्सेस की करने वाले हैं। एक्चुअली में ऑल फोर्सेस में 3 तरह के फोर्स हैं, एक्टिव, रिएक्टिव और इंटरनल फोर्स। तो जो ये 2 फोर्स होते हैं इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनका वर्क डन 0 होता है, और इन्हें क्या करा जाता है, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो वर्क डन है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो एक्टिव फोर्सेस का ही हम लोग वर्क डन कंसीडर करते हैं। जो रिएक्टिव फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, इनका ऑलरेडी वर्क डन 0 होता है। तभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क following forces is neglected: reaction of any smooth surface, reaction of any rough surface, reaction at point or an axis। तो ये तीनों बातें सही हैं, मतलब all of the above is the correct answer। इन तीनों तरह के फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 देखो सब। इफ अ सस्पेंडेड बॉडी इज स्ट्रक एट द सेंटर ऑफ द परकशन, तो कोई हमारे पास सस्पेंडेड बॉडी है, सपोज एट एक हमने रॉड ले लिया और उसको इस पॉइंट पर हमने हिंज कर रखा है, तो इसे हम कहेंगे सस्पेंशन, सस्पेंशन पॉइंट। और इसका खुद का अपना सीजी है और इसके जस्ट नीचे सीपी है। और अगर हम सीपी पर क्या करें बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स या इंपैक्ट लगाएं या स्ट्रक करें, झटका दें सीपी पर लगा के, तो सीपी पर लगाने से होता क्या है कि एट पाइवोट पॉइंट, at pivot point there will be no reaction and pressure will develop when impact or struck is at center of percussion। तो सेंटर ऑफ परकशन पर अगर कोई भी पॉइंट, सेंटर ऑफ परकशन पर अगर हम इम्पैक्ट और स्ट्रक लगा रहे हैं तो कभी भी हिंज पॉइंट पर या पाइवोट पॉइंट पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी। देयर विल बी नो रिएक्शन एट पाइवोट पॉइंट। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई रिएक्शन की बात करेंगे तो आरपी हमेशा किसके बराबर होगा, 0, बिकॉज फोर्स इज एट दिस सेंटर ऑफ परकशन।
और रॉड के लिए सेंटर ऑफ परकशन के लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताई थी 12/3 होता है, शुड बी रिमेम्बर बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिन्होंने नहीं समझाया वो लोग सेकेंड लेक्चर में देख सकते हैं, पार्ट 2 में मैंने बताया था। द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग 3 कपल्स, तो जो पुराना क्वेश्चन था उसका आंसर समझ में आया सबको? आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, कोई भी प्रेशर नहीं डेवलप होगा। 65 नंबर बोल रहा है कि एक बॉडी है और उस बॉडी पर 3 तरह के कपल लग रहे हैं। एक 20 का 0.5 मीटर आर्म पे, ठीक है ना, 0.5 मीटर, और एंटी और क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव सेंस है। एक दूसरा कपल है जो निगेटिव सेंस का है और उसका जो भी फोर्स है वो 30 केजी का है और 1 मीटर आर्म पे लग रहा है। और तीसरा जो कपल है वो पॉजिटिव सेंस का है, पॉजिटिव है, और 40 केजी का है और 0.25 पर लग रहा है। अब बात समझना, ये है हमारा सिस्टम ऑफ कपल, बहुत सारे कपल का समूह लग रहा है। लेकिन हमसे कहा गया है कि अगर हम इस जगह पर केवल एक सिंगल कपल लगाएं 0.5 मीटर पे, तो पूछा जा रहा है सेंस क्या होगा और फोर्स क्या होगा। ये दो बातें पेपर में पूछी गई। तो सिंपल सी बात है, जो दोनों का जो इफेक्ट आने वाला है वो सेम आने वाला है। मतलब क्या है कि जो इसका नेट मूवमेंट आएगा वो बराबर होगा इसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं आर और जो डिस्टेंस डी दी गई। तो सिग्मा एम और आर डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है ना, बिकॉज रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। तो सेम होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले सिग्मा एम निकाल लेते हैं। सिग्मा एम क्या आएगा भाई, जो पहला वाला है वो 20 केजी है, तो 20 इंटू 5 प्लस में माइनस का 30 इंटू 1 और प्लस में 40 इंटू 0.25, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के 5 दूनी 10 हो गया, माइनस 30 और प्लस 10, तो माइनस का 10 सिग्मा एम आ गया। मतलब सिग्मा एम आ गया 10, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, किलोग्राम इंटू मीटर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्टेंट आर इंटू डी होगा वो भी 10 ही होगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो आर बराबर क्या हो गया 10/d, और 10d कितना 0.5, 0.5 पर हमें लगाना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आर बराबर 20 किलोग्राम और एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि बॉडी पर जो सिंगल कपल लगाओगे वो एंटी क्लॉकवाइज लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ लगाओगे और इधर 20 केजी का और दूरी 0.5 रहेगी। तो आंसर इसका कितना आया बताओ 20 केजी, वो भी निगेटिव सेंस। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो सब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेप्टिकल एरिया। अच्छा, तो सर्कुलर एरिया अगर होता और ये एक्सेस एक्स होती है एक्सेस वाई होती, तो सब लोग जब एक बात समझ लें कि अगर डायमीटर डी है, रेडियस आर है, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आपस में बराबर होते हैं। फॉर्मूला होता है π/64 d की पावर 4 या पाई आर की पावर 4/4, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू द सर्कुलर, बट हमसे बात करी जा रही है इलिप्स की। और इलिप्स में जो हमें मेजर और माइनर डायमीटर दिए गए, मेजर डायमीटर x दिया गया और माइनर डायमीटर y दिया गया, और हमसे पूछा जा रहा है अबाउट मेजर एक्सेस। तो मेजर एक्सेस x है और माइनर एक्सेस y है। तो आई एक्स एक्स अगर हमसे पूछ रहे हैं तो सबसे पहली बात है यहाँ आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बराबर नहीं होंगे क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, बट x के अबाउट जो 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 फिगर है वो y के अबाउट नहीं है। इसका मतलब है कि आई एक्स एक्स क्या होगा, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, जरा गौर से इसको देखो। यहाँ चारों तरफ रेडियस सेम है तो r की पावर 4 लगाया गया है। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, r को अगर हम लोग x और y में बदल दें तो एक के ऊपर क्यूब चढ़ेगा और एक को सिंगल रखना पड़ता है। अब ध्यान रखा एक्स एक्स एक्सेस जो है वो इस लंबाई को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो लंबाई को कट कर रही है उसका नाम y है, तो क्यूब हम चढ़ा देते हैं y के ऊपर।
एक्सेस जिसको कट करती है क्यूब उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो आई एक्स एक्स आ गया पाई बाई 4 एक्स वाई क्यूब, ठीक है ना। बहुत ही इजी था फॉर्मूला ये याद करना, इसी से इसको याद रखेंगे। पाई बाई 4 सेम, आर की पावर 4 चूंकि आर क्यूब इंटू आर की पावर 4 होगा, लेकिन यहाँ एक्स और वाई सेम नहीं है, तो जिसको एक्सेस कट करता है क्यूब, जैसे मान लो वाई वाई के अबाउट निकालना होता है हमको, तो हम इसी चीज को लिखते हैं पाई बाई 4 वाई और एक्स का क्यूब। क्यों? क्योंकि वाई एक्सेस एक्स को कट कर रही है, जिसको कट करेगी क्यूब उसी के ऊपर चढ़ाना। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। तो स्पेयर है, स्पेरिकल सेल है, तो जैसे सपोज दैट ए सॉलिड स्पेयर होता, इफ दैट इज द सॉलिड स्पेयर, तो ये एक्सेस एक्स, ये वाई और ये जेड। तो सिंपल सी बात है, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड सब बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के साथ साथ सब फिगर सेम है। और फॉर्मूला इसका याद रखना 2/5 mr स्क्वायर, बट इट शुड बी दी सॉलिड, देयर इज नो हॉलो सिचुएशन। अब अगर हम लोग थिन स्फेरिकल सेल की बात करें अगर, तो भाई सिंपल सी बात है, सेल अगर होगा तो बहुत पतला होगा। अब थिन स्फेरिकल सेल के लिए क्या करना होता है, फॉर्मूला बस याद रखना है, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड सब बराबर होगा। बस जहाँ 2/5 याद किया था और 2/3 याद करेंगे, तो दैट इज द आंसर 2/3 हमारे। मगर अगर यही सॉलिड स्फीयर होता तो ये लगाते। एक और चीज ध्यान रखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है एक, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काफी काम आती है। जैसा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम की अगर बात करी जाए, कभी कभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। और जैसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करी जाए, जो सेंट्रोइड से नहीं जा रही, और जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी जाए, प्लस में मास इनटू उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो p डिस्टेंस है बिटवीन नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये हमारा जो स्फीयर है उसका ये टेंजेंट एक्सिस है, इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए ए बी दे दूं, तो अगर हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हमें एक एक्सिस ध्यान रखनी है जिसका नाम एक्स एक्स है, और एक्स एक्स जो है वो पैरेलल है ए बी के। ध्यान रखना बोथ एक्सेस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो आई एक्स एक्स प्लस एम इंटू उनके बीच की दूरी का स्क्वायर है एम आर स्क्वायर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, इट विल इक्वल्स टू 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 68 देखो सब लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक एंगल है, और इट इज डिफाइंड फॉर लिमिटिंग, or you can say that impending motion या just start the motion। जब मोशन तुरंत स्टार्ट होने वाला है उस सिचुएशन पर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। और ये होता क्या है, अगर कोई ब्लॉक है और किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ब्लॉक है किसी सरफेस पर रखा हुआ है, तो होता क्या है कि अगर ब्लॉक का इंपेंडिंग मोशन इधर की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू के साथ लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, और रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसी को ही हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, फाई। और ध्यान रखना ये 10 फाई जो होगा
इसी फाई को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा एक बात ध्यान रखो कि अगर ये इम्पेंडिंग ना होता, रुकी हुई अवस्था होती या चलने वाली जस्ट ना होती, ऐसी कोई जनरल कंडीशन होती तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ना होता। और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम ना होता तो ध्यान रख पा रहे होगे सब लोग, ये चीज अगर अलग होती तो फाई अलग होता और वो फाई फाई न रह जाता, वो जनरल एंगल थीटा या कुछ भी तुम बोल सकते हो, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता। तो टेन फाई का आया हुआ फाई तभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो रही हो तो। और अगर इस पूरे रेशियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये म्यूएस के भी बराबर होता है, म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब है टेन फाई एक्चुअली म्यूएस के बराबर होता है और फाई जो होता है वो टेन इनवर्स म्यूएस होता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन सरफेस का जो है उसको अगर टेन इनवर्स ले ले तो फाई होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन ओनली म्यूएस, केवल म्यूएस पर डिपेंड करता है, वेट एट पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड अपॉन वेट। वेट पे फाई डिपेंड नहीं करेगा, फाई केवल केवल म्यूएस पे डिपेंड करेगा और म्यूएस डिपेंड करता है सरफेस रफनेस पर। तो सरफेस की रफनेस जितनी ज्यादा होगी म्यूएस उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फाई होगा। अब क्वेश्चन में पूछा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। और सब पढ़ोगे तो उतना तुम्हें मजेदार नहीं लगेगा और उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। अब अगर बात करी जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस होता है, ठीक है ना। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। तो एरिया, शेप, इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब ये गलत है। सरफेस का स्ट्रेंथ का नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, बस इतना ही ध्यान रखना, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ एक और अच्छी सी खास बात ये है कि इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो के बराबर होता है और इसकी वैल्यू म्यू के से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। हाँ, और म्यू एस हमेशा फिक्स रहेगा, इट इज कांस्टेंट या कांस्टेंट फॉर गिवन सरफेस, किसी दी हुई सरफेस के लिए कभी नहीं बदल सकता, सरफेस जब तक नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदलेगा। लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ a body up the inclined plane is W sin plane angle plus friction angle applied in the direction। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि अगर हम किसी बॉडी को जो किसी अल्फा एंगल पर रखी हुई है और ये ब्लॉक इस सरफेस पर रखा है और इस पर तुम कोई पी लिमिटिंग फोर्स लगा रहे हो इसको चलाने के लिए आगे की तरफ, तो जो ये एंगल होना चाहिए ये थीटा जिसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर ये पी लिमिटिंग मिनिमम हो जाए, सबसे कम से कम लग रहा है। यही क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल पे भी देखा जा सकता है, बस फर्क ये होगा हॉरिजॉन्टल में कि अल्फा की वैल्यू 0 होगी, केवल फोर्स होगा वैसा ही लिमिटिंग फोर्स होगा, वैसा ही थीटा एंगल होगा और वैसा ही इम्पेंडिंग होगा। बस फर्क यहाँ पर ये है कि इस लिमिटिंग फोर्स की जो फॉर्मूला निकल के आती है वो याद रखनी है सबको, W sin phi डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस फाई होता है, दैट इज द फॉर्मूला। और ये सरफेस है जिसका खुद का म्यूएस होगा तो फाई तो सबको पता चल गया है, टेन इनवर्स म्यूएस। यहाँ पर भी सरफेस रफ होगी तो इसका भी स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यूएस है, तो फाई कितना होगा, टेन इनवर्स म्यूएस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है फाई, फाई क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये लिमिटिंग फोर्स आया है मतलब जस्ट चलाने वाला,
बल, जस्ट चलाने वाला बल है ये, और ये जस्ट चलाने वाला बल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब अगर तुम बॉडी को चलाना चाहते हो तो 30 डिग्री पे भी चला सकते हो, 60 डिग्री वाले पर फोर्स लगा के भी चला सकते हो, 50 डिग्री पे फोर्स लगा के भी चला सकते हो, 20 डिग्री पे भी फोर्स लगा के चला सकते हो, लेकिन वो सारे जो बनाएंगे वो चला तो ले जाएंगे, बट वो सब मिनिमम होंगे कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, अच्छा तो कोई फोर्स मिनिमम कब हो सकता है? जब उसका ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। तो कॉस थीटा माइनस फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा नहीं होगी, कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो थीटा माइनस फाइव 0 के बराबर, तो थीटा जो होगा वो फाइव के बराबर होगा। मतलब इफ P is applied at angle of friction, then P will be minimum। वही सेम कहानी यहाँ रफ सरफेस या इंक्लाइंड सरफेस के लिए भी रहती है, बस फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव होता है। W साइन फाई की जगह अल्फा प्लस फाई आ जाता है, और कॉस तो समझ रहे हो थीटा माइनस फाई। तो याद क्या करना है, ये तो याद है सबको, माइनस की जगह प्लस लगाना है, फाई की जगह फाई रहने देना है, और बस थीटा की जगह क्या ले आना है, अल्फा। जो यहाँ 0 होता था अल्फा, यहाँ अल्फा 0 नहीं है, अल्फा कुछ ना कुछ होगा, और ये भी लिमिटिंग चलाने वाला है। बट फॉर मिनिमम वैल्यू वही चीज, कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो ये थीटा जो तुम रख रहे हो, ये थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर अगर होगा, एट एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो उस सिचुएशन पर हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो मिनिमम फोर्स है, उसको चला ले जाएगा कम से कम। मतलब जैसे कि चलाने वाला फोर्स 20 भी है, 30 भी, 50 भी, 60 भी, 70 भी, लेकिन सबसे छोटा फोर्स है जो चला सके वो है तब तुम जब फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगाओ, इट विल बी द मिनिमम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज। तो भाई सिंपल सी बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करी जाए और नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो की बात करी जाए, इट इज कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज द म्यू एस, which is the static friction coefficient, static friction coefficient। तो इसी को ही हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ये सामने लिखा है सबके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। Which one of the following statement is not correct? पहला स्टेटमेंट देखो सब लोग क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो tan फाई क्या होता है, म्यू एस, बिल्कुल सही बात। और एंगल ऑफ रिपोज, ध्यान देना एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज ये एक तरह का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ऑफ प्लेन एट विच ब्लॉक जस्ट impinged ड्यू टू इट्स ओन वेट। अपने खुद के भार के कारण कोई वस्तु क्या करने लगती है, जब स्लिप करने ही वाली होती है, ऐसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। और दैट एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एक्चुअली कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये थीटा एंगल है या कोई एक एंगल है थीटा, और इस ब्लॉक को अगर हमने यहाँ रखा हुआ है, ध्यान देना सब लोग, और ये सरफेस का फाई है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये कब चलने लगेगा, जब W साइन थीटा और पीछे लग रहा फ्रिक्शन, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू,
और ये इधर चलने वाला है, आपस में बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम होगा, डब्ल्यू साइन थीटा, सॉरी, फ्रिक्शन मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, और एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे आएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, तो डब्ल्यू साइन थीटा बराबर म्यू एस डब्ल्यू कॉस थीटा, और अगर भाग लगाओगे तो टेन थीटा बराबर म्यू एस आ जाएगा, और म्यू एस टेन फाई के बराबर होता है, तो थीटा बराबर क्या आ गया, फाई, मतलब ये वो एंगल होगा जो फाई के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा एंगल ऑफ रिपोज भी उतना ही होगा। इसके बाद पूछ रहा है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल सी बात है, अगर हम टेन फाई बराबर म्यू एस जानते हैं तो टेन एंगल ऑफ रिपोज, टेन के साथ अगर एंगल ऑफ रिपोज की बात करी जाएगी कहीं ना कहीं टेन फाई की ही बात करी जा रही है, और वो म्यू एस ही होगा, इसका मतलब है कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो भी सही है, लेकिन लास्ट जो डी ऑप्शन है वो गलत है, कहने का मतलब है इट इज नॉट करेक्ट, तो यही वाला आंसर हमारा माना जाएगा। साइन नहीं होता है, साइन का एंगल ऑफ रिपोज नहीं होता, टेन है, टेन होता है एंगल ऑफ रिपोज का, टेन। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, लैडर रेस्टिंग ऑन द स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल, एक बात समझनी है यहाँ पर, हमारे पास जो वॉल है और जो फ्लोर है, वॉल और जो फ्लोर है, बोला क्या गया है स्मूथ ग्राउंड है, और वर्टिकल वॉल की बात करी जा रही है जो रफ, और स्मूथ है फ्लोर, तो लैडर कैसे रखी जाए जिससे इक्विलिब्रियम में रहे, सबसे पहली जरूरी बात ध्यान रखना, अगर कोई भी लैडर इस तरह रखी हुई है किसी सरफेस पर, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू1 है और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू2 है, तो थीटा मतलब इक्विलिब्रियम एंगल, इसका टेन थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस म्यू1 म्यू2 डिवाइडेड बाई 2 म्यू1, दैट इज द फॉर्मूला। According to the mu1 and mu2 value, we can set the theta, and that theta not depends upon length of ladder and weight of the ladder. ठीक है, तो अगर हमारा स्मूथ फ्लोर है तो mu1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ये थीटा अगर हम निकालना चाहें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बता सब लोग थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू1 को अगर 0 कर दोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, टर्न इंफिनिटी हो जाएगा, तो 90 डिग्री, मतलब लैडर जो रखनी चाहिए हमें, नाइन्टी डिग्री पे रखनी चाहिए, बिल्कुल दीवार से बिल्कुल चपका के लैडर रखेंगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अब बोला जा रहा है कि जो फ्रिक्शन लगने वाला है, तो भाई सिंपल सी बात है वॉल पे ही लगेगा, और लैडर अभी भी स्लिप ऐसे ही होना चाह रही है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा अपर एंड पर, तो आंसर क्या हो गया इसका, अपवर्ड्स एट अपर एंड। यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस रो में क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर बेस्ड। ऑन लैडर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड लीनिंग एंगेज्ड स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो अब वॉल स्मूथ हो गई है, और जो फ्लोर है वो रफ है, म्यू2 0 के बराबर,
म्यू टू जीरो हो जाएगा तो टेन थीटा बराबर 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 म्यू 1 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आ गया 1 माइनस 2 म्यू 1। तो यहाँ से हमें निकल के आ गया, बताओ क्या चीज, थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी आएगा। तो कहीं ना कहीं लैडर को हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं किसी थीटा पर, और ये किस में रहेगी बताओ सब लोग, इक्विलिब्रियम। अब एक बात ध्यान देना सब लोग, फ्लोर अगर रफ है तो जब सीढ़ी स्लाइड होगी इस तरह से तो यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी लेकिन लेफ्ट साइड लगेगी बॉटम पे। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, ठीक किसमें, डाउनवर्ड एट अपर एंड, अपवर्ड एट अपर एंड, परपेंडिकुलर टू वॉल अपर एंड, जीरो एट से पड़े। अपर एंड पर तो कुछ लग ही नहीं रहा ना, यहाँ जीरो है। सेवेंटी फोर हो गया। क्वेश्चन है 75, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम हाइट एज। अब कोई बॉल है किसी हाइट एज पर रीच कर रही है ग्राउंड पे, तो पूछा जा रहा है कि कितना वेलोसिटी होगा बॉल का जब वो ग्राउंड पर पहुंचने वाली होगी। यहाँ वेलोसिटी हमने जीरो मान ली, नीचे की तरफ जी होता है और ये कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। 2as को अगर गौर से देखो तो अगर मोशन हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, मोशन भी कहाँ है और जी भी कहाँ है, डाउनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब हम पॉजिटिव लेने वाले। 2 इंटू एरी एक्सीलरेशन है 9.81 और डिस्टेंस h है, तो v बराबर कितनी हो गई, 2gh अंडर। C is the correct answer. So next question है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, a frictional force encountered after the commencement of the motion is called। तो अगर कभी भी किसी बॉडी में कोई मोशन कमेंस कर दिया जाए, मतलब बता दिया जाए कि मोशन हो रहा है, इट इज मोशन, मतलब उसके पास अपना खुद का एक्सीलरेशन है। तो अगर बॉडी के पास एक्सीलरेशन है इट मींस बॉडी मोशन सिचुएशन पर है, तो जो भी तुम फोर्स अप्लाई कर रहे होगे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और बॉडी एक्सीलरेट होगी, ठीक है ना। और ध्यान रखना है दैट नेट फोर्स F माइनस एफ के, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और विच इज इक्वल टू द m into a। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं जब भी कभी हमें क्वेश्चन करना हो तो, ठीक है ना। बट ये फ्रिक्शन जिसे का नाम क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मोशन क्लियर हो गया है कि मोशन होगा तो फिर फ्रिक्शन काइनेटिक आएगा, जिसका नाम डायनामिक फ्रिक्शन भी होता है। सो डोंट वरी अबाउट द काइनेटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट विच इज नॉट द काइनेमेटिक। ध्यान रखना यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, डायनामिक आंसर होगा, काइनेटिक नहीं होगा। काइनेटिक होगा और डायनामिक होगा, बट ऑप्शन में काइनेमेटिक दिया गया है तो वो आंसर नहीं है, ठीक है ना। पोस्ट फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, काइनेटिक, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, तो आंसर विल बी द डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द। सिंपल सी बात है, हमसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो भाई सबको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग म्यू एस के थ्रू। और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, विच इज द म्यू एस। और म्यू एस क्या है, इट इज द रेशियो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो को ही कहा जाता है, और ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ये केवल किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। पहले ही मैं बता चुका हूँ सब लोगों को, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो म्यू एस इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो आंसर विल बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द एंगल, ये एंगल थोड़ी ना होता है, रेशियो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स फॉर ड्राई सर्फेसेस। तो फॉर ड्राई सर्फेसेस
ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन का नाम होता है कूलाम फ्रिक्शन। कूलाम फ्रिक्शन, ठीक है ना। और कूलाम फ्रिक्शन हमेशा ड्राई सरफेसेस के लिए बनाया गया है। और ये वही होता है जो सबको पता है, क्या बताओ, कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, या फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाती है फॉर गिवन सरफेस। तो जो सरफेस हमें दी गई है उस सरफेस के लिए नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाने पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। इफ यू इंक्रीज दिस इट विल आल्सो इंक्रीजेस। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल लोड बिटवीन द सरफेसेस, ठीक है ना। ध्यान रखना, और ये जो फ्रिक्शन का फोर्स का जो वैल्यू आता है, दैट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट नंबर एंड डिपेंड्स अपॉन म्यू ऑल्सो, ठीक है ना। बिकॉज इस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर म्यू एस भी है और एन भी है। तो एन नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू एस है सरफेस वाली रफनेस, ठीक है ना, रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस का रफनेस जितना ज्यादा होगा, म्यू एस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी और फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो बातें हो गई डिपेंड करता है। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, नॉट डिपेंड। अब किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, जैसे नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, वेलोसिटी, ये सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। तो बात ध्यान रखना सब लोग। तो ऑप्शन में डिपेंड की बात करी जा रही है, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट में अगर तुम लोग देखोगे तो पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट तो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन मटेरियल कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है ना, मटेरियल्स ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग नहीं, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फॉर अवर क्वेश्चन दैट विल बी द आंसर, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस सही कह रहा है, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 17, a body of weight W on inclined plane alpha being pulled up by horizontal force P will be on the point of motion up P is equals to। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था। इंक्लाइंड सरफेस पे कितना फोर्स हम लगाएं, समझ में आ रहा है सब लोगों को, कितना फोर्स हम लगाएं जिससे कि वो क्या हो बताओ, चलने लगे। अच्छा, P हॉरिजॉन्टल पे लगाएंगे तो इस तरह से फोर्स दिखाया जाएगा, चल ये ऊपर ही रहा है। तो सबको मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि कितना फोर्स लगाना पड़ता है, जिसका नाम लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। और ये लिमिटिंग फोर्स का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या बता सब लोग, W साइन बटे ओनली कॉस, W साइन और ओनली कॉस, ठीक है ना। W साइन और ओनली, नीचे कॉस आता है, और कॉस में क्या यूज करते हैं, थीटा माइनस फाइव, और यहाँ यूज करते हैं अल्फा प्लस फाइव। अब ध्यान रखो, इस क्वेश्चन के लिए अल्फा तो अल्फा है, फाई तो टेन इनवर्स म्यू है, मतलब सरफेस की जो रफनेस होगी इसका अपना अपना खुद का म्यू होगा ना, उससे फाई आ जाएगा। तो फाई भी मिल गया। और थीटा क्या चीज है, थीटा है एंगल ऑफ पी विथ प्लेन, तो प्लेन के साथ में एंगल है। अब ये दो चीजें ध्यान रखना, प्लेन अगर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड प्लेन से अगर ऊपर की तरफ एंगल होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और इंक्लाइंड प्लेन से अगर नीचे की तरफ एंगल है तो निगेटिव लेते हैं। ध्यान रखना सब लोग इस बात को। तो यहाँ पर देखो सब लोग, यहाँ पर हमारा इंक्लाइंड प्लेन ये है और जो एंगल आएगा वो ये एंगल आएगा नीचे की तरफ, तो ये थीटा होगा जो कि माइनस के अल्फा के बराबर है, क्योंकि ये लाइन, ठीक है ना, सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और उसको ये लाइन कट कर रही है। तो जितना एंगल अल्फा ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है ना। तो आंसर विल बी दी थीटा इज इक्वल्स टू, पुट दी थीटा व्हिच इज द माइनस अल्फा, देन यू कैन गेट दी P लिमिटिंग W sin अल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस माइनस अल्फा माइनस फाइव। तो कॉस माइनस हट जाएगा तो W 10 अल्फा प्लस फाइव बचेगा।
ठीक है, तो दैट इज द आंसर। इसी तरह ध्यान रखना कि अगर ये चीज तो है जब मोशन ब्लॉक कहां जा रहा हो, ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं और ब्लॉक ऊपर चल रहा है। एक सिचुएशन है जिसमें ब्लॉक पर होल्ड करने के लिए बस फोर्स लगाया गया और ब्लॉक चल नीचे रहा, तो यहाँ इम्पेंडिंग मोशन ऊपर है, यहाँ इम्पेंडिंग मोशन नीचे है। ये होल्ड करने के लिए जस्ट होल्ड और ये जस्ट स्टार्ट द मोशन अपवर्ड। क्लियर है? तो यहाँ लिमिटिंग फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू ध्यान रखना सब लोग, W ही रहती है, बस अल्फा प्लस फाइव की जगह अल्फा माइनस फाइव होता है। और ये दोनों फॉर्मूले स्क्रू जेक में यूज होते हैं, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना सब लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अ पार्टिकल मूव्स along a straight line such that the displacement या distance traveled transverse in t second is given by t square t minus 4. You can write this like t cube minus का 4t square. That is the equation of the distance traveled. और as you know, acceleration is nothing but that is the second derivative of this x with respect to t. So you can write this like dx by dt. तो फर्स्टली एक बार हमें पहले डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो 3t स्क्वायर माइनस का 8t आ जाएगा, और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 6t माइनस 8, दैट विल बी द एक्सीलरेशन। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सीलरेशन फॉर एवरी टाइम व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग। तो आगे जा रहा है पार्टिकल, किसी भी समय तुम उस एक्सीलरेशन को निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखना है ये सब चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर और भी एग्जाम पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 81 देखो सब लोग। इफ रेन इज फॉलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पेडेस्ट्रियन, जो आदमी है दौड़ रहा है, ठीक है ना, ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। मतलब अगर बारिश हो रही है और बारिश की जो बूंद है अगर आ रही हो, तो उसको अपने अम्ब्रेला को किस तरह से होल्ड करना चाहिए जिससे कि वो भीगे ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा कुछ डाटा मुझे जो लग रहा है वो इनसफिशिएंट लग रहा है। तो इसके चारों ऑप्शन है वो थोड़ा सा मतलब, जैसे ये मूविंग एंड इंक्लाइंड व्हेन मूविंग, मोर इंक्लाइंड व्हेन मूविंग और लेस इंक्लाइंड व्हेन स्टैंडिंग, तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ये। तो चारों ऑप्शंस मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है। सो इसका आंसर मैं तुम लोगों को एज अ कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्कस करता हूँ। मैं तुमको रेन और मैन प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि रेन और मैन प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। अदर कभी क्वेश्चन आते हैं तो उसको तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे इनसफिशिएंट लगता है, ठीक है। सो आई एम ड्रॉपिंग दिस क्वेश्चन, और इस पर हम क्वेश्चन के बजाय उस पर एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, रेन और मैन प्रॉब्लम कैसे करते हैं इसको। तो सिंपल सी बात है, देखो सब लोग, सपोज दैट एक मैन है और उसके पास में अपना खुद का एक अम्ब्रेला है, ठीक है, और बारिश जो है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन, ठीक है ना, मैन इज स्टैंडिंग, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0। अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो 0 है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो VR है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो भाई सिंपल सी बात है, जब रेन नीचे की तरफ हो रही होगी तो अपने अम्ब्रेला को वो वर्टिकली रखेगा इस तरह से 90 डिग्री पे, जिससे कि अपने आप को सेव कर सके, ठीक है ना। तो इट इज द वेरी सिंपल केस। बट बात क्या होगी, जब जब मैन किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ चलने लगेगा,
और ये वेलोसिटी मैन की है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है ना, विच इज दी वीएम। क्लियर है सबको? लेकिन अब जो रेन थी, रेन तो वैसे ही अभी भी वैसी तरह रेन का ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर है, ठीक है ना। बट क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है जब मैन चलने लगेगा तो अब अम्ब्रेला को किस तरह से लगाए, क्योंकि होगा क्या कि जब मैन मूविंग सिचुएशन पर होगा अब वो वर्टिकल अपना अम्ब्रेला नहीं कर सकता, तो अम्ब्रेला कैन नॉट बी वर्टिकल, अदरवाइज आदमी भीग जाएगा, ठीक है ना, वो वर्टिकल रखेगा तो भागते हुए समय पर, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में रेन जैसी उसे दिख रही है वैसी है नहीं, रिलेटिव रेन चलेगा तो मैन के रिस्पेक्ट में रेन का ड्रॉपलेट किधर आने वाला है, क्योंकि मैन को खुद को बचाना है तो सिंपल सी बात है अपने रिस्पेक्ट में वो देखना चाहेगा, क्योंकि ग्राउंड रुका हुआ है और वो मैन चल रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी सिचुएशन पर हम करते क्या है, ध्यान रखना एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है, वी फिक्स द मैन एंड अप्लाई ऑल मोशन ऑन रेन, मतलब रेन पे सारा मोशन लगा देंगे और मैन को रोक देंगे, ठीक है ना। तो मैन को रोकने का मतलब समझना सब लोग क्या होगा कि मैन पूरी तरह से रुक गया, मैन चल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, मैन की जो वेलोसिटी है वो खत्म हो गई और जो ड्रॉपलेट आ रही थी, ध्यान रखना सब लोग, ड्रॉपलेट का नीचे वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ आर वी आर था नीचे की तरफ, और पलट के मैंने क्या किया, इस पर वेलोसिटी लगा दी मैन की, जो मैन की खुद की वेलोसिटी थी वो मैंने रेन ड्रॉपलेट में लगा दी। तो एक्चुअली में जैसा हमें दिख रहा था कि रेन ड्रॉपलेट वर्टिकली जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, बट एक्चुअली में है नहीं। रेन ड्रॉपलेट जो आएगा, तो जो रेन ड्रॉपलेट एक्चुअल में आएगा वो रेन ड्रॉपलेट कुछ एक्चुअल में कुछ इस तरह का होगा। ये है वेलोसिटी रेन की, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, और मैन के रिस्पेक्ट में जिधर की तरफ ड्रॉपलेट होती है, इसको थोड़ा सा समझना सब लोग। सो मैन की जो ड्रॉपलेट होती है वो मैन के रिस्पेक्ट में जो ड्रॉपलेट आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है ना। तो अब मैन को क्या करना पड़ेगा, अपना जो अम्ब्रेला इसके हाथ में है उसको इस तरह लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे वो वर्टिकल पहले किया था अम्ब्रेला, अब उसको किसी एंगल पर क्या करना पड़ रहा है, झुकाना पड़ रहा है। दैट एंगल कैन बी एनी एंगल, दैट एंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय थीटा, और ये थीटा कहीं ना कहीं इस थीटा के बराबर है, और इस थीटा को निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर Vm बटे Vr, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसे करते हैं, मैन पर बैठ जाते हैं और मैन की वेलोसिटी पलट के रेन ड्रॉपलेट पे लगा देते हैं, हो जाता है क्वेश्चन। समझ में आया सब लोगों को? दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से अगर कहा जाए कि अब मैन को मूविंग सिचुएशन पर क्या करना पड़ता है, इंक्लिनेशन बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, और स्टैंडिंग सिचुएशन पे इंक्लिनेशन कम रखना पड़ता है। तो लेस इंक्लाइन व्हेन स्टैंडिंग और मोर इंक्लाइन व्हेन मूविंग, तो दोनों आंसर टिक लगने चाहिए, ए और डी दोनों। तो इस बिहाफ पे मैं उसको आंसर को फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट विल बी द करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 82, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज विल बी। तो ये बात करी जाती है, ट्रेजेक्टरी मींस होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कभी भी होता है तो ये 2D में होता है, ठीक है ना, 2D फ्लो है, 2D तरह का मोशन है किसी बॉल का। सपोज दैट कुछ इस तरह से बॉल मूव कर रहा है, मैंने किसी सर्टेन वेलोसिटी u से इसको प्रोजेक्ट किया था किसी सरफेस पर, और उसका जो एंगल था प्रोजेक्शन का वो थीटा डिग्री था। ध्यान रखना ये प्रोजेक्टाइल तभी पॉसिबल है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 हो और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, विच इज द g, ओनली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। If the acceleration is gravitational acceleration along the vertical direction and the acceleration along the horizontal direction is 0, then the motion of the ball will be in projectile, ठीक है।
तो अब एक बात हम समझने वाली बात है कि ये प्रोजेक्टाइल जब हो रहा है तो हम पता करना चाहते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इस कर्व का क्या इक्वेशन होगा जिसमें ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, निकाल सकते हैं इस कर्व की इक्वेशन। कैसे निकाल सकते हैं? देखो सबसे पहले तो इसका कंपोनेंट देखो u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। अब u cos थीटा मतलब जो दो चीजें, एक बॉल का ऊपर जाना और एक बॉल का आगे जाना, ठीक है ना। तो आगे चल रहा है u cos थीटा से और ऊपर जा रहा है u sin थीटा से विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये क्या है? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये x एक्सेस है और ये वाली एक्सेस वो y एक्सेस है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो सब लोग अलोंग x एक्सेस की अगर बात करें तो x एक्सेस की तरफ चाल बराबर दूरी बटे समय लगाते हैं। ध्यान रखना जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब u cos थीटा बराबर दूरी कितनी है? दूरी चलेगा, अच्छा समझते हैं सब लोग, समझिए सब लोग। हमने कहा कि पार्टिकल केवल x दूरी चलता है और y ऊंचाई ऊपर चलता है और यहाँ पर बॉल पहुंच जाती है किसी p पॉइंट पर। तो चली गई दूरी x है और समय लगा t। चाल बराबर दूरी बटे समय, नॉट दी x, दूरी बटे समय। क्लियर है सब लोगों को? तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं विच इज दी x बाई u cos थीटा, समय बराबर दूरी बटे 4। अच्छा अलोंग y एक्सिस क्या होगा? y एक्सिस हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या बताओ? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तभी यूज करते हैं जब एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। और यहाँ पर एक्सीलरेशन y एक्सिस पे कांस्टेंट ही है जो कि g के बराबर है, ठीक है ना। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सिस, गुरुत्वीय त्वरण है g। ये देखो g के प्रेजेंस में ही बॉल क्या हो रही है? नीचे जा रही है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, s कितना होगा? s बॉल के द्वारा चला गया विस्थापन t समय में। तो बॉल t समय में आगे चलती है, ध्यान रखना, बॉल t समय पे आगे चलती है, बॉल t समय पे आगे चलती है। यहां से बॉल t समय पे चल के यहां पहुंच जाती है। यहां जाती है तो कैसे? पहले चलती है, क्या बताओ सब लोग? x और फिर चलती है ऊपर की तरफ y। तो x तो चल लिया, y चलाने के लिए हमारे पास विस्थापन s की जगह y होगा और u वेलोसिटी है। वेलोसिटी y में क्या है? u sin थीटा t और माइनस का हाफ gt। माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोशन ऊपर है और g नीचे है। अब t का वैल्यू यहां रख दोगे तो u sin थीटा इंटू x बटे u cos थीटा माइनस का हाफ g, t की जगह पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू कैन गेट दी y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस का हाफ g x स्क्वायर बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज द फॉर्मूला। और सब लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि x टेन अल्फा माइनस का जी एक्स स्क्वायर टू u स्क्वायर कॉस, सी ऑप्शन सही। यहाँ पर एक बात ध्यान देना सब लोग, जब x बराबर कितना होगा? r बाई 2, तो y जो होगा वो h मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आधी रेंज जब होगी, जब हम मिड पॉइंट पर यहां होंगे कहीं, तो उस समय पर क्या होगा? y मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग, 83 क्वेश्चन नंबर। टोटल टाइम t फॉर द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है। तो सब लोग को समझ में आना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली क्या है? दैट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम इन एयर ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के दौरान बॉडी का हवा में रहने में जो समय लगेगा उसी को ही हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो हवा में कितना समय लगता है? एक बात समझना सब लोग कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का होना
इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बॉल का ऊपर जाना और एक बार बॉल का नीचे आना। ऊपर जा रहा है तो किससे, u साइन थीटा से, ठीक है ना। बॉल ऊपर जा रही है, क्लियर है सब लोग को। और यहाँ पहुंच गई और फिर यहाँ पर आ गई, तो बॉल एक बार ऊपर गई और फिर एक बार नीचे आई, इस तरह गई फिर एक बार नीचे आई, तो यहाँ पहुंच गई। और जितना समय लगा वही टोटल समय क्या होगा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय, तो समझना सब लोग। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ऊपर जाने का समय और प्लस नीचे आने का समय से। अच्छा, ऊपर और नीचे जाने में जो विस्थापन तय करना पड़ता है या डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ता है वो सेम से तय करना पड़ता है, विच इज दी एच। तो इसका मतलब है सेम होगा, तो दैट इज दी 2t1। और t1 हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो तो सब लोग। एक ही हमारे पास फॉर्मूला है t1 के लिए, वह इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करना, ठीक है ना, या v बराबर u प्लस at यूज करना, ठीक है। तो v बराबर क्या यूज करेंगे, u प्लस at। अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो t1 लग रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी कि नहीं। और इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है। ऊपर जा रहा है तो माइनस जी लेंगे, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी, और नीचे आ रहा है तो प्लस जी। t1, तो t1 बराबर कितना आ गया, u साइन थीटा अपॉन जी। इस हिसाब से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। और इसी को ही 2u अपॉन जी भी लिख सकते हो। और uy का मतलब है कंपोनेंट ऑफ द u अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर ये u था तो ये u का कंपोनेंट होगा uy और ये u का कंपोनेंट होगा ux, ठीक है। तो आंसर हो गया इसके हिसाब से t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इस पर बेस्ड। तो ये चीज तुम्हें याद रहेगी हमेशा, 2u/g जैसे याद कर रखा होगा सब लोगों ने। हॉरिजॉन्टल, जब सिंपल बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कितना समय लगता है ऊपर नीचे आने में, तो 2u/g। तो यहाँ प्रोजेक्टाइल है 2u/g को 2u/y/g याद रखना है, ठीक है ना। बस ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इफ यू नो अबाउट द एस्केप वेलोसिटी, तो सबसे पहली चीज है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिटल वेलोसिटी। सब लोगों को पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या होता है, अलग होता है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये दूसरी वेलोसिटी है। ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे कोई भी बॉडी क्या हो जाएगी, अर्थ को छोड़ देगी और किसी ऑर्बिट पे घूमेगी भी नहीं। समझ में आ रहा सबको। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है और अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो एक तो ये एक इसका ये इस अर्थ का ऑर्बिट है। सपोज दैट इट इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो एक तो वेलोसिटी ये होगी, तो इसे हम ऑर्बिटल कहेंगे, इसे ये ऑर्बिट पे घूमता रहेगा। और एक कम वेलोसिटी होगी तो ये अर्थ पे ही आके गिर जाएगा, तो ये v इज लेस देन दी v एस्केप, ठीक है ना। और एक ज्यादा वेलोसिटी है, तो अब ऑर्बिट पे नहीं जा रहा है तो ये बाहर निकल गया ऑर्बिट से। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, देखो दर्शक, अगर ये स्मॉल m मास है और अर्थ का जो मास है वो कितना है, कैपिटल है, और इसकी जो रेडियस है वो r है, अगर तो इनिशियल सिचुएशन ये होगी, और जब बॉल यहाँ आ जाएगी ये फाइनल हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल में जो टोटल एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी कंजर्व रहती है, समझना सब लोग। तो जो टोटल एनर्जी है इनिशियल बराबर क्या होगी, टोटल एनर्जी फाइनल, और फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी में उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v एस्केप स्क्वायर माइनस का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझ में सब लोग, जो mg फोर्स लग रहा है, ठीक है ना,
इनटू में आर और प्लस में हाइट स्मॉल एच और होगी जितना हाइट तक हम उसको अर्थ से उठा रखे हैं, बट दैट एच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द आर, सो यू कैन निगलेक्ट दिस एच. तो फाइनली यू कैन गेट दी Vs इज इक्वल टू 2g इंटू आर. तो Vs बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2g r. और r सबको पता होना चाहिए, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. 3200 किलोमीटर देख लेना r का रेडियस ऑफ अर्थ क्या है. तो Vs इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ g and r. सो आंसर विल बी दी b, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अंडर रूट 2g r, इसको ऐसे भी लिखा जाता है फॉर्मूले बेसिस पे. अंडर रूट 2g को क्या लिख सकते हैं, g/r स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू r. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2g/r. तो ऐसे फॉर्मूला पूछ लिया तो भी टिक लगा दें. अगला क्वेश्चन देखो 85. द फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी. अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए. तो रेंज r जो होती है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेंज. हम जानते हैं कि जब y 0 करेंगे तो x एक 0 आएगा और एक रेंज के बराबर ही आएगा. एज यू नो फ्रॉम द अबव रिलेशन, व्हाट इज द रेंज. तो रेंज एक तरह का है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी along x axis with uniform velocity u cos theta. तो u cos theta की मदद से x अक्ष की दिशा में जितना दूरी तय करता है कोई भी वस्तु, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं. तो दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बराबर चाल गुना समय. तो रेंज जो होगा चाल है u cos थीटा, और समय जितना लगा विच इज दी, उतना ही समय लगेगा जितना ऊपर से जाने और नीचे आने में लगता है, उतना ही आगे जाने में लगेगा. ठीक है ना. तो यहां से बॉल ऊपर गई नीचे आई तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, और बॉल आगे गई तो ये भी टाइम ऑफ क्या है बताओ, फ्लाइट है. क्योंकि बॉल तो भाई हर समय चल ही रही है ना, तो इस वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करते हैं. और सबको पता होगा u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया सब लोग को, 2u sin थीटा बाई g. तो इफ यू इक्वेट दिस फॉर्मूला देन यू कैन गेट दी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g. This is this. Or you can also write this 2ux, which is ux, and that is a uy divided by g. It is also the formula of the range, 2ux uy divided by g. और इस चीज को अगर हम देखें तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, और आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा को 1 के बराबर होना पड़ेगा. और ये तभी संभव है जब 2 थीटा 90 हो, और ये तभी संभव है जब थीटा 45 हो. मतलब अगर हम बॉल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो आफ्टर प्रोजेक्शन ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी दी एक्स मैक्सिमम, और विच इज दी रेंज मैक्सिमम रेंज. थीटा कुछ भी हो सकता है, तुम 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, लेकिन 45 पे तुम्हें जितनी बड़ी वैल्यू मिलेगी उतनी अब नहीं मिलेगी. ठीक है ना. So that is the answer. Question number 86. A projectile is fired at angle theta. Its horizontal range will be maximum. अभी बताया मैंने थीटा कितना होना चाहिए जब मैक्सिमम रेंज की बात करेगा. Should be 45 for maximum range. The answer will be C. In above question, the answer will be 45 degree. Same question है, ठीक है ना. Question number 87. If the velocity of projection u, angle of projection alpha, maximum height. अब maximum height क्या है, ध्यान दो सब लोग. अगर प्रोजेक्टाइल यूं हो रहा है तो सिंपल सी बात है यही तो होगी ना मैक्सिमम हाइट. हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस मैक्सिमम हाइट, सिंपल सी बात है, बॉल का u साइन थीटा से ऊपर जाना और अधिक से अधिक जहां तक पहुंच पाएगी बॉल
यही हाइट हमारी मैक्सिमम हाइट है। बस कर लिया, हो गया। यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 कर देना है और हमें लगाना है इक्वेशन ऑफ मोशन। सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS लगा दो, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS हम लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू जी इंटू एस की जगह एच मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और you can also write this like uy square divided by 2g. So that is the maximum height uy square upon 2g. तो क्वेश्चन नंबर 87 क्लियर हो गया सब लोगों को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ के फॉर्मूलों को मैं निकाल सकूँ कैसे आते हैं, और चूंकि न्यूमेरिकल नहीं है तो अदरवाइज मैं इस पर न्यूमेरिकल भी करा देता। तो आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि और इस पर क्वेश्चंस में करा सकूँ, तो आप सब लोग ज्वाइन रखिएगा उस चीज़ को, तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। ठीक है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द, क्वेश्चन नंबर 88 देखो सब लोग। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द, अब सबको समझ में आ रहा होगा कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, सिंपल सी बात है, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, तो सबको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन और इट इज इक्वल्स टू द, इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, अगर प्रोपोर्शनल साइन हटा दें हम तो यहाँ पर म्यू एस आता है कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसी को ही बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन मैक्सिमम बराबर म्यू एस इंटू एन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द म्यू एस इंटू एन, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है देखो सब लोग, ऑप्शन बोल रहा है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन। टेंजेंट वगैरह तो है ही नहीं ना, केवल म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग, रेशियो भी नहीं है ये, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। हाँ ये बात सही है। ये कब लगता है बॉडी पर, तब लगता है जब बॉडी पर, ध्यान रखना ये तीन चीजें मैं एक ही जगह डिस्कस कर दे रहा हूँ, भले ही मैंने पहले ना बताई, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है ना। इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है ना, और इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस है और नॉर्मल रिएक्शन एन है, डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी, कितना लग रहा है नॉर्मली, और तुम अगर फोर्स एफ लगा रहे हो, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है, और अगर फोर्स का वैल्यू कम है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तो ध्यान रखना फ्रिक्शन लगेगा तो पीछे की तरफ, बट ये मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। उतना ही होगा जितना फोर्स होगा, मतलब यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो फोर्स के बराबर आएगा। तो ये रेस्ट सिचुएशन हो गई। और अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और जो फोर्स फ्रिक्शन आ रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन तब आएगा जब कभी भी फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लगाया जा रहा है, तो यहाँ इम्पेंडिंग होना चालू हो जाएगा, मतलब मोशन जस्ट क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब मोशन जब जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा तो अभी चल नहीं रहा है, यहाँ रेस्ट है, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, यहाँ भी रेस्ट है, यहाँ भी एक्सीलरेशन जीरो है। इम्पेंडिंग मोशन में मोशन चलता नहीं है, जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, तो चल नहीं रहा, अभी भी रुका हुआ है, एक्सीलरेशन अभी भी जीरो है। लेकिन ये दूसरा केस है, ये पहला केस था और ये दूसरा केस था जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब तुम देख पा रहे होगे यहाँ फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम एक्ट कर रहा है। तो ये तीसरी सिचुएशन होती है कि अगर बॉडी पर तुम फोर्स इतना ज़्यादा लगा दो, तीसरी सिचुएशन पे कि फोर्स जो है वो ज़्यादा है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तो अब स्लिपिंग होना चालू हो जाएगा।
और जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि F माइनस एफ के जो नेट फोर्स है बराबर क्या होगा बताओ, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, F माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एल। तो दैट इज दिस थ्री थिंग्स विच इज यूटिलाइज्ड इन द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं अभी एक ही क्वेश्चन में इतना सारा नहीं बता सकता हूँ। ठीक है ना, तो यू शुड टू टेक केयर ऑफ द मैकेनिक्स रिवीजन कोर्स। तो जिसको भी फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ना है तो मैकेनिक्स का रिवीजन कोर्स ज्वाइन करें, और बहुत ही कम कॉस्ट में 399 में पूरा मैकेनिक्स रिवाइज हो जाएगा उसमें। तो ये सारे डाउट्स जो आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जिनके लिए बस केवल समझ में आ गया है सफिशिएंट है, और मोर डिटेल में समझना है तो रिवीजन कोर्स ही ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, कूलाम फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है, कूलाम फ्रिक्शन कहाँ लगता है बताओ, ड्राई सरफेस के बीच में। ध्यान रखना ये आरकेजे में इसका आंसर बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन दिया गया है, तो मुझे वो आंसर सही नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू मी आंसर होगा क्या बता सब लोग, टू ड्राई सरफेस। मतलब जो कूलाम फ्रिक्शन है एक्चुअली में कूलाम फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन ड्राई सरफेसेस। और इसी चीज के लिए जो फ्रिक्शन की मैं बात बताया था, नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, वेलोसिटी, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि डिपेंड अपॉन ओनली टू थिंग्स, म्यू एस एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो दो चीज पे डिपेंड करता है और इस दो चीज पे डिपेंड नहीं करता। और जो लुब्रिकेटेड सरफेसेस पर जो फ्रिक्शन आता है इसके लिए वेट फ्रिक्शन होता है। कूलाम फ्रिक्शन का दूसरा नाम ड्राई फ्रिक्शन भी है। ठीक है ना, ड्राई फ्रिक्शन। यू हैव टू नोटिस अबाउट दिस, ड्राई एंड वेट। मेटल टू मेटल कांटेक्ट ड्राई सरफेसेस होते हैं। ड्राई सरफेसेस की बात करी जाए तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट। ठीक है ना, और अगर बीच में कोई लुब्रिकेशन हम यूज कर रहे हैं तो वो वेट सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है डायनामिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक मैं ग्राफ के थ्रू चीजें समझा दूंगा सब लोगों को कि व्हाट इज दिस। तो ये हमारा है फ्रिक्शन और ये हमारा है लोड। तो स्टार्टिंग में कुछ सिचुएशन तक क्या होता है, 45 डिग्री पर ये लाइन चलती है, ये दैट इज अ वेरिएशन ऑफ द फ्रिक्शन एंड पी, और इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रेस्ट बोला जाता है। और इस सिचुएशन पे जो फ्रिक्शन होता है वो पी के बराबर ही होता है। तभी देखो वाई बराबर एक्स लाइन की तरह 45 डिग्री पे लाइन चलती है, और टॉप पर पहुंचता है फ्रिक्शन अपने में मैक्सिमम हो जाता है, और दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है कि सडनली अचानक से क्या होगा, ग्राफ डाउन होगा, नीचे की तरफ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और फिर ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो ये जो जोन बन रहा है ये लो वेलोसिटी जोन है, और ये हाई वेलोसिटी जोन है, और इसमें दोनों में स्लिपिंग होता है। ठीक है ना, और ये पॉइंट जो है दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन। इस समय जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, जो ये पी होगा, पी लिमिटिंग होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पी लिमिटिंग से कम होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पी होता है वो पी लिमिटिंग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और इस जगह पर जो पी होता है वो पी लिमिटिंग के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान देना सब लोग, इस ड्यूरेशन पे ये लाइन हॉरिजॉन्टली आती है, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस फिगर से देख सकते हो सब लोग कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या ज़्यादा है। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन से क्या होती है, ज़्यादा होती है।
स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। और बात करी जाए स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता किसके बराबर है, तो ये होता है म्यू एस इंटू एन, और ये होता है म्यू के इंटू एन। तो इस बिहाफ पर अगर देखोगे तो म्यू एस म्यू के से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो बातें पूछी जाती हैं, पहली पूछी जाती है कि म्यू एस बटे म्यू के जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, और दूसरा पूछा जाता है म्यू के बटे म्यू एस वो 1 से कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, कौन किसके बटे रेशियो पूछा जा रहा है उस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन टोटल हो गए 90 क्वेश्चंस, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन 61 टू 90 कवर कर लिए हैं पार्ट 3 में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन 91 टू 120 क्वेश्चन, ठीक है ना, और वो पार्ट 4 में होगा। तो जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ, और सभी लोगों को इन्फॉर्म जरूर करें इन सब चीज़ों के लिए जो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे और सभी लोग भी इस सब चीज़ों को पढ़ सकें। थैंक यू।